हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं हमारा विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024 की। कल के लिए गाइस सॉरी, कल अब कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। तो आज हम सिक्योरिटी का पूरा ही वीडियो लेकर आई हूँ मैं। हम सिक्योरिटी को पूरा तरह से कवर करेंगे। इसके एमसीक्यू इसमें डाले नहीं हैं, बट यू विल गेट इन योर टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएंगे। आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं इस टॉपिक में इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इसका एक टॉपिक है रेस्ट और शॉर्ट्स दिए हुए हैं, तो वो भी। तो जो बच्चे, मैं ना एक चीज़ और आज चाहती हूँ, सब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वाकई चैनल से लगातार कनेक्टेड हैं, आंसर्स हमेशा देते रहते हैं। तो उसमें हमारे प्रेम जी हैं, एक अभिषेक जी हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं, विशाखा एक हैं। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मैं देख रही हूँ कि जवाब देते हैं, चाहे वो ऋषभ करके हों, एक हमारे स्टूडेंट हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। चाहे वो एक देव चौधरी करके हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, श्रद्धा है, चिराग शाह हैं। मैंने सभी स्टूडेंट्स के मैं नाम चाहे नहीं भी ले पा रही, लेकिन जो ऐसे रेगुलर ये स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मुझे भी मोटिवेशन आता है कि वीडियोस अपलोड करनी है, आप सबको सुननी होगी। तो मेरे को भी एक क्रेज़ होता है कि हाँ भाई, अच्छे से वीडियो अपलोड करनी है ताकि बच्चों को अच्छा लगे और आपको सब टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। तो आई रियली अपलॉड एवरी वन, चाहे वो एवरी वन मतलब जितने भी मैंने नाम लिए हैं, और जिनके नहीं भी लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि सबके नाम एकदम से याद नहीं आ रहे हैं मुझे। तो जिनके मुझे टिप्स पे रिकॉल हो गए हैं, क्योंकि उनको लगातार कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखो पीएम पाठशाला के साथ। वी ऑल आर वन फैमिली, तो हम सभी एक परिवार ही हैं। तो आप सभी एक परिवार की तरह ही रहिए, ठीक है। तो सभी का वेलकम, सभी के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। और भी स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 2-2.5 साल से वी आर वर्किंग ऑन करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। हम उस पर बहुत हार्ड वर्क और फ्री इनिशिएटिव्स डाल रहे हैं। तो आप साथ दीजिए ताकि चैनल आगे से आगे बढ़े और आपकी भी नॉलेज अपग्रेड होती चली जाए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला टॉपिक है आज इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि रिसेंटली ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, डिफेंस वाली ने, एक ना रोल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड को रिव्यू किया है कि इनका रोल क्या होता है कोस्टल सिक्योरिटी में, ये कैसे अपने रोल को प्ले करते हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना, ये ना अगस्त 1978 में आया था, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि भाई कुछ ऐसे मैरीटाइम लॉ होने चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसे लॉ होने चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये सोचा कि एक इंडियन कोस्ट गार्ड भी होना चाहिए। तो उसको एक्ट के तहत, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत इसको बनाया गया। अच्छा, ये ना एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट करने के लिए, या मैरीटाइम सर्च करने के लिए, या मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स के लिए इसको बनाया गया है। अब ना ये ना एक मल्टी टीयर अरेंजमेंट है। इससे क्या होता है ना, मैरीटाइम की सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन के लिए इसको कराया गया है। अब ना कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, कोस्टल जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, उसमें सर्वेलेंस करना हाई सीज़ को, जैसे अलॉन्ग द लिमिट्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या टेरिटोरियल वाटर्स को सर्वेलेंस करना, या कोस्टल पेट्रोलिंग करना, ये सारे काम किए गए हैं। कोस्टल सिक्योरिटी को सिक्योर करना देखो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो भी टेरिटोरियल वाटर है तो वो हमारा प्रोटेक्टेड रहे। या आपको कोई भी कुछ पॉलिसी बनानी है, कितना स्टेट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, क्या समझ रहे हो, वो सारा कुछ ना डिसाइड हो जाता है। तो चलो, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या रोल होता है। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है गाइस, वो होता है इन्फोर्समेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज, कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी भारत ने की हुई हैं उसको, मैरीटाइम लॉज को कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे लागू करना है, उसको कैसे इन्फोर्स करना है। क्योंकि इंडिया देखो सिग्नेटरी है बहुत सारी ट्रीटीज़ का, चाहे वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पे हमने किया हो, हमने बहुत सारी ट्रीटीज़ पे साइन किया हुआ है। तो उन ट्रीटीज़ को इन्फोर्स करना और रेगुलेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मैरीटाइम लॉज बनाएं। सेकंड है हमारा आता है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स एंड ऑफशोर टर्मिनल्स के लिए हमने बनाया हुआ है। इसमें हम पता है क्या कर रहे हैं, इसमें ना हम ना रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ऑफशोर डेवलपमेंट एरियाज़ के लिए, चाहे वो ईस्टर्न हो, वेस्टर्न और सी बोर्ड अंडर सर्वेलेंस की बात हो, वो सारा हम करते जा रहे हैं। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स वगैरह को, क्योंकि हमें प्रोटेक्टेड रखना है,
इसलिए हम बना रहे हैं। और तीसरी चीज़ है हमारे पास सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जैसे कोई डिस्ट्रेस आ जाए, ठीक है, जैसे कोई भी मरीनर है उसको असिस्ट करना है, कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रेस आ गया, किसी फिशरमैन को हमें जब बचाना है, या किसी की मान लो जान बहुत जोखिम में है किसी नेचुरल या कुछ ऐसे मैन मेड डिजास्टर से, तो उसको बचाने के लिए भी आपको कोई ना कोई इंडियन कोस्ट गार्ड ऐसा कोई चाहिए होगा जो आपको ओशन में या इस तरह से चीज़ों को बचा पाए। दूसरा रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि ना ओशन में या ऑफशोर वेल्थ बहुत सारी होती है, वहाँ पर ऑयल मिलेगा, फिश मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, तो उसके लिए भी यू नीड सम ना प्लेस। फिर उसके बाद है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए, कि अगर हमें कस्टम या दूसरी एजेंसीज को इन्फोर्स करना है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस को हमें प्रिवेंट करना है, तो उनको भी ना, जैसे कौन से आइटम्स बैंड हैं, कौन से आइटम्स आपको सी में नहीं लेकर जाने हैं, वो सारी लिस्ट को प्रिपेयर करना, फिर वो चेक करना कि जितने भी शिप्स उतर रहे हैं, जितने भी सीज में जा रहे हैं चीज़ें, वो ठीक ढंग से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और भी इनके बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे देखो प्रिजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना, मरीन इन्वायरमेंट को गंदा ना करना, साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड करना, मेट्रोलॉजिकल डेटा, बेसिकली ओशनोग्राफिक डेटा, ये सारा डेटा ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका ना मरीन इन्वायरमेंट यानी कि ओशनोग्राफिक डेटा, ये सारा डेटा आप बिना इसके कलेक्ट किए आप कैसे कोई वेदर प्रिडिक्ट कर पाओगे, कैसे कोई एटमॉस्फेरिक चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाओगे, कैसे क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो कह रहे हैं ये सारा डेटा भी ना आपको इन्हीं से मिलता है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ना हमने इसीलिए, क्योंकि हमें देखा कि भाई इनकी तो बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कुछ ना इनिशिएटिव लिए गए ताकि ना इंडियन कोस्ट गार्ड की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो पाए। तो उसके लिए क्या होता है, इंटर एजेंसी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती हैं। जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है ना, वो पार्टिसिपेट करता है बहुत सारी मैरीटाइम एक्सरसाइज और ऑपरेशन में, जैसे RX है, सागर कवच है, इन सब में जाके पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो 2009 में भी ना, जैसे ना इंडियन कोस्ट गार्ड ने एडिशनली डेजिग्नेट करा है अथॉरिटी जो भी कोस्टल सिक्योरिटी देती है टेरिटोरियल वाटर्स की, या जो भी एरियाज पेट्रोल किए गए हैं कोस्टल पुलिस वाला द्वारा, वो करा गए हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बिठाना सेंटर एंड स्टेट एजेंसीज का। तो जो डायरेक्टर है ना आईसीजी के जो भी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ना डेजिग्नेट करा हुआ है कि कमांडर कोस्टल कमांड होगा, जो सारा का सारा सेंट्रल लेवल पर जो भी कोस्टल सिक्योरिटी की बात है, स्टेट लेवल पर सिक्योरिटी की बात है, वो सारा मैटर CCC वाले जो डेजिग्नेटेड पोजीशन पर होगा वो चेक करेगा। समझ रहे हो? तो जो डायरेक्टर जनरल होता है आईसीजी के, उसको क्या बोलते हैं, कमांडर कोस्टल कमांड, जो क्या करता है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सभी जो मैटर्स हैं कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर उस पर काम करता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ओवर द ईयर्स क्या हुआ, आईसीजे ना एक बहुत बड़ा लीडिंग मैरीटाइम एजेंसी निकल कर आया। यानी इंडिया का जो एफर्ट है मैरीटाइम सर्च को, रेस्क्यू फ्रेमवर्क को अच्छा करना, तो कंसिस्टेंटली ना देखा जा रहा है, कोलैबोरेट कर रहे हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। तो आईसीजी जो है, यानी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसका इंडिया का क्योंकि विजन भी है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सागर प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी वजह से, क्योंकि ना देखो हम ना ये भी चाहते हैं कि हम ना एक ना रेप्यूटेड की तरह निकल कर आए। रेपुटेशन हमारी किस तरह से बढ़े, रेपुटेशन हमारी इस तरह से बढ़े कि ना आपका जो भी रिलायबल है, प्रोएक्टिव मैरीटाइम पार्टनर ऑन द ग्लोबल स्टेज है, वो आपका होता चला जाए। तो इसीलिए ना ऐसा करा जा रहा है। तो कंक्लूडिंग लाइन में ये कह रहा है कि जो आईसीजे है वो एक मैरीटाइम एजेंसी है, और इंडिया का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि आप ना एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, और ना एक निकल कर आओ, बहुत बड़े पार्टनर निकल कर आओ। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है। तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है अफ्स्पा के बारे में। किसके बारे में आता है? अफ्स्पा के बारे में आता है। इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, इसने ना री इम्पोज किया है। क्या री इम्पोज करा है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस एक्ट, अफ्स्पा जिसे कहते हैं, 1958, इन ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ मणिपुर इंक्लूडिंग जिरीबाम। ध्यान समझना क्या है ये, क्योंकि ना बड़े इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के टॉपिक्स भी गाइस बड़े इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझना क्या बात हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने री इम्पोज करा है अफ्स्पा 1958 उन एरियाज़ में जो बहुत डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं। तो जैसे आपका जिरीबम के लिए बोला जा रहा है कि ये बड़ा डिस्टर्ब सा एरिया है। तो ना कुछ की हाइलाइट्स हैं अफ्स्पा के बारे में, समझते हैं। देखो, ये बोला जा रहा है इसमें कि ना ये ना डिस्टर्ब्ड एरिया है। सबसे पहली बात है, ये बड़ा डिस्टर्ब्ड सा एरिया है। तो जो भी पार्ट या कोई भी ऐसा स्टेट यूटी जिसको ना गवर्नर द्वारा, किसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, यानी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, सेंटर द्वारा
अगर कोई भी एरिया जैसे कि ना कोई आर्म फोर्स तब यूज़ की जाती है, कोई सिविल पावर को एड करना हो, रिस्टोर करना हो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया हो, यहाँ कुछ ऐसा हो गया हो, कोई डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया हो। तो क्या हुआ, मणिपुर का जो ये जिरीबम एरिया है ना, यहाँ पे ये लगाया गया है। समझ में आ गई बात? डिस्टर्ब्ड एरिया इसको कहा जा रहा है। तो पार्ट और होल स्टेट यूटी, जिसमें गवर्नर द्वारा स्टेट के या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसमें ऐसे लगाया जा रहा है। दूसरा काम यहाँ क्या किया गया है, ग्रांट्स दी जा रही है स्पेशल पावर टू आर्म्ड फोर्सेस, यानी दे कैन ओपन फायर अगेंस्ट एनी पर्सन। ये क्या कर सकते हैं, ओपन फायर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की तरफ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कोई लॉ से रिलेटेड है, कोई अरेस्ट से रिलेटेड है, कोई सर्च प्रीमाइसेस से रिलेटेड, तो बिना वारंट के आप क्या कर रहे हो, स्पेशल पावर दे रहे हो टू आर्म्ड फोर्सेस। ध्यान से सुनना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। कह रहा है देखो जी, सबसे पहली चीज़ है डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हुआ। अफ्स्पा का काम होता है सबसे पहले, जब भी कहीं पर भी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हुआ है तो वो डिस्टर्ब्ड एरिया के लिए अफ्स्पा लगाया जाता है। अफ्स्पा का फुल फॉर्म समझ आ गया ना आपको, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, 1958 का एक्ट है। तो जब डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कौन करता है, गवर्नर स्टेट का या कोई भी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर द्वारा किया जाता है। ग्रांट यहाँ पे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है, लाइक दे कैन ओपन फायर कर सकते हैं ये, ठीक है, विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करना हो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना इम्यूनिटी दी जाती है टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को, जैसे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स को प्रोहिबिट करना हो, है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ना कराया जाता है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस जैसे सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ लगे हो तो लगाया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी आर्मी अथॉरिटी को चाहिए, वो क्या करते हैं, वो हैंड ओवर कर देते हैं। आर्मी अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर। आर्मी अथॉरिटी को क्या करना पड़ता है, अरेस्टेड बंदे को हैंड ओवर करना होता है। जो भी इंचार्ज होगा ना, ऑफिस इंचार्ज नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के आसपास, उनको दिया जाता है विद लीस्ट पॉसिबल डिले, फटाफट से, यानी कि 2 मिनट टाइम नहीं खर्च, आई एम नॉट सेइंग 2 मिनट्स, टाइम नहीं ज़रा भी बर्बाद करना है, इसको फटाफट से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि ना जो पार्ट्स ऑफ असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश के जो पार्ट है, इन जगह पर ये अफ्स्पा जो है वो लगाया गया है। आर्म फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल पावर एक्ट 1990 है, ये एप्लीकेबल है उन सभी डिस्टर्ब्ड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज़ पर ये लगाया जा रहा है। अब कंसर्न पता है क्या क्या कंसर्न आ रहे हैं, जैसे ना एक तो एब्यूज़ ऑफ पावर का कंसर्न है। देखो समझो, इस इलाके में क्यों लगाया गया है, मणिपुर के जिरीबम इलाके में डिस्टर्ब्ड एरिया क्यों घोषित करा गया है, क्योंकि ना देखो ज़्यादातर अफ्स्पा लगाया ही तभी जाता है कि बहुत रेप्स हो रहे हों या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हो, या आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक से संभल नहीं रहा है, आप पार्स का नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ऐसी जगहों पर अफ्स्पा को लगाया जाता है। अब देखो कुछ और भी इंफॉर्मेशन है अफ्स्पा से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जैसे नागा का ना पीपल मूवमेंट है, ह्यूमन राइट केस 1997 का, कि कोर्ट ने हेल्ड किया पावर टू कॉज डेथ इज़ टू बी एक्सरसाइज इन द डेफिनेट सर्कमस्टांसिस के अंडर बोला गया है। दूसरा कुछ ना एक्स्ट्रा जुडिशल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन केस है, इसमें कोर्ट ने रूल करा है कि आर्म फोर्सेस को इम्यून नहीं किया जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सेसेस कमिटेड, जो भी करा हुआ है। इससे रिलेटेड फिर कुछ आपकी कमेटीज़ हैं रिकमेंडेशंस की, चाहे वो आपकी जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी 2004 की हो, उन्होंने कहा कि अफ्स्पा को स्क्रैप कर दो। संतोष हेड्स कमेटी आई 2013 में, उन्होंने सजेस्ट करा कि रिव्यू करना है एक्ट को हर 6 महीने में। एक जस्टिस वर्मा कमेटी आई, उन्होंने कहा कि हम सेक्सुअल वायलेंस जो भी हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट आर्म फोर्सेस कई बार ही कर बैठते हैं, कई बार ना ऐसा भी होता है, देखो आर्म फोर्सेस की तरफ से नुकसान हो रहा है सिविलियंस को। तो इन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2013 में ही ये बात उठाई कि भाई ये क्या मतलब हुआ फिर, तो समझ रहे हो। तो अफ्स्पा के नुकसान फ़ायदे दोनों हमने देखे कि कैसे एक्ट के थ्रू ये लगाया जाता है। अब हम इमीडिएटली मूव करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अडेप्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी के बारे में। कह रहा है रक्षा मंत्री ने ना ट्रेडिशनल कुछ नोशंस हाईलाइट करे हैं वॉर के, कहा है कुछ इमर्जिंग ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए, इसके लिए ना हम ना अडेप्टिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ताकि नए जो चैलेंज आएंगे उनको हम कैसे दूर कर पाएंगे, उसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो अडेप्टिव डिफेंस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक अप्रोच जहाँ पे जो कोई भी देश है, कोई भी नेशन है, वो अपना मिलिट्री डिफेंस मैकेनिज्म कॉन्टीन्यूसली थ्रेट को देखते देखते इमर्ज कर रहा है। आप समझ, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि कॉन्टीन्यूसली, इस बार आपने यूपी पीसीएस का पेपर भी दिया होगा, तो बहुत डायनेमिक पेपर आ रहा है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो एकदम एक्यूरेट डेट्स के साथ आपको याद करना है,
बहुत लेंदी पेपर आ रहा है, बहुत स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, फिर आप अपनी तैयारी को मूव करते हो ना, उसी डायरेक्शन में मूव करते हो कि अभी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ आप सोचो कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर बुकलेट पढ़ के चले जाओगे तो उससे नहीं होगा। इसीलिए ना आपको पूरे देखो साल का ही प्रिपरेशन कितना काम आएगा। इसीलिए आई एम टेलिंग यू, विजन आईएएस की मैगजीन से आप जुड़े रहोगे ना, तो कई बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, जिन्होंने यूपीपीसीएस का पेपर जो देकर आया, उन्होंने बोली ये बात कि मैम विजन आईएएस की मैगजीन कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं, तो सारी डेट्स पता होती हैं कब कहाँ क्या हो रहा है, आप डेट्स बता भी देते हो कहीं नहीं होती हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गाइस, तो आप समझो इस बात को, आप सभी के साथ शेयर किया करो, जो भी आप बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। पीएम पाठशाला की फैमिली हमें और बड़ी करनी है, ताकि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, सिखा सकें। ये सारे ना देखो देखो ये टू वे प्रोसेस है, हम भी कुछ सीखते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हो, ये एक प्रोसेस चलता रहे। तो ऐसे ही ना जब हम अडेप्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिव डिफेंस क्या है, कि कल्टीवेट करना एक प्रोएक्टिव माइंडसेट को, ताकि कोई थ्रेट आ जाए या कुछ अडॉप्ट करने में, या कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस, उसको इनोवेट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ों पे कराया जाता है। दूसरा, कैपेबिलिटीज नीडेड फॉर अडेप्टिव डिफेंस के लिए, जैसे कोई सिचुएशनल अवेयरनेस की बात है, या स्ट्रैटेजिकली या टैक्टिकल लेवल्स पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी करनी है ना, रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, तो कुछ ना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेट करना है, ताकि ना एजिलिटी बढ़ी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहे, स्ट्रैटेजिकली आपको नुकसान कहीं ना हो ऐसा। तो इसके लिए तो सिग्निफिकेंस पता है इसका क्या है, कि सिक्योर द फ्यूचर बियॉन्ड जस्ट प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स। आपको ना अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को प्रोटेक्ट करके रखना है। दोनों ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए चलना है। कोई आर्मी का अग्रेशन ना हो, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग जैसा प्रॉब्लम ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें ना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो होता है उसको भी काउंटर करना है। देखो वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने गलत इन्फॉर्मेशन फैला के आप किसी को दंगे आप भड़काओ या प्रोटेस्ट भड़काओ, तो ये भी समझ लो, इससे भी बचना है हमें। कैसे इन चीज़ों से हमें मुक्ति पानी है, तो वो सारी डिफेंस स्ट्रैटेजी हमें अपनानी पड़ेंगी। तो कह रहा है इसीलिए ना कुछ इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जैसे कि ड्राइवर ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आप समझते हो ना, यानी आपने एक ऐसा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन का बना लिया है कि आप किसी अपने ओपोनेंट की इन्फॉर्मेशन से एडवांटेज उठा रहे हो। समझ रहे हो आप, कि आपको पता है मेरा कॉम्पिटिटर ये करने वाला है, इससे पहले मैं ये कर लूँ। तो साइबर वॉरफेयर की तरह खेलना, समझ रहे हो? तो ये सब नुकसान पहुँचाने वाले हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी ताकि हम ना आने वाले चैलेंजेस को दूर कर पाएँ। ऐसे ही हमारा लेथाल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम भी है, जिसमें हम वेपन सिस्टम को एक बार एक्टिवेट करते हैं, फिर टारगेट पे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के लगा देते हैं। फिर चाहे वो बायो हैकिंग हो, कोई इलीगल जीन एडिटिंग हो, वो स्पेस बेस्ड अटैक हो सैटेलाइट्स का, बायो मेलवेयर हो, बायो हैकिंग हो, सारे हम इससे दूर कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा आता है डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्या आता है? डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ, CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी ना इशू किया कि सिटीजन्स को अलर्ट करने के लिए कि कोई ऑनलाइन स्कैम को कैसे प्रिवेंट करना है, कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट करना है। अब डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट ना एक ऑनलाइन स्कैम है जहाँ जो फ्रॉडस्टर होगा इम्पर्सोनेट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स, जैसे CBI है, पुलिस है, ED है, फ़ोन कॉल द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा आपको फॉल्सली एक्यूज़ कर रही है विक्टिम को, कि आप ना, जैसे कि आपको कई बार ना कॉल आया कि हाँ जी आपका ना बेटा ना अरेस्ट कर दिया गया, उसको ना उसके ऊपर ये मुकदमा चलेगा, अब ये रेप के केसेस चलेंगे और उसको ना झूठे में फंसाया जा रहा है। अगर आप चाहते हो उसको बचाना तो ना आपको इतना पैसा यहाँ पे इस फलां पुलिस स्टेशन में छोड़ के जाना पड़ेगा, या पुलिस स्टेशन से बाहर मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बेटे को लेके, इस तरह की फॉल्स है बोलना। और ऐसी कॉल्स ना गाइस बहुत आम हो गई हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ, सीधी सी बात बताती हूँ मैं आपको, क्या हुआ एक दिन ना मेरे किसी पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, एंड शी SHO, तो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर रह चुकी हैं, उसके बाद भी उनके साथ क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ कि उनको ना ऐसा कॉल सा आया, एंड वो तो रिटायर हो चुकी हैं, तो वो भी एकदम से तो पहले वो डरी 1 मिनट के लिए, लेकिन क्योंकि स्टेशन हाउस ऑफिसर रह चुकी हैं तो उनको पता है कि टोन क्या होती है, बात कैसे करते हैं, सारा कुछ ना। तो फिर अल्टीमेटली जाके ऐसा हुआ कि भाई, मतलब उनको समझ आया, उन्होंने बहुत फिर उसको झाड़ा और उसकी सारे कॉल कन्फिस्केट कराए ना, बहुत कुछ हुआ। तो अल्टीमेटली मतलब ऐसे कॉल्स बहुत आम हो चुके हैं। तो बी सेफ़, आप भी सेफ़ रहिए, अपने आसपास भी सेफ़ रखिए लोगों की, ऐसे कॉल से डरना नहीं है।
और ऐसी कॉल आती काट दो या ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दो और रिपोर्ट एंड स्कैम रिपोर्ट कर दो कि भाई ये ठीक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आप जो भारत में डिजिटल अरेस्ट में वजह से ना 120.30 करोड़ रुपीज़ अरेस्ट हुए हैं। फिर मैनी ऑफ दो जो कैरी आउट करते हैं दिस फ्रॉड बेस्ड ऑन दिस कॉन्टिग्यूअस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आ रहे थे, म्यांमार है, लाओस है, कम्बोडिया है। तो ये सारे के सारे लोगों ने ये सब करना बेसिकली शुरू कर दिया है। तो ना ये बात आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने उस पर, हम देखते हैं आगे अपना टॉपिक में डिजिटल अरेस्ट समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और रीज़न क्या होता है यार, डिजिटल अभी ट्रांजैक्शंस का पता नहीं है ना, प्रोफेशनल लोगो लगा के AI वॉइस निकाल देते हैं। मतलब इतना बुरा हाल है कि उनको पता था कि इनके बेटे की ये वॉइस है, तो ऐसे करके उनको कोशिश की गई थ्रेटन करने की। तो साइमुलेटेड वीडियो कॉल चलाना, डिजिटल सिक्योरिटी अवेयरनेस ना करना, तो सारे के सारे डिजिटल अरेस्ट का पार्ट है। फिर यहाँ ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाएं ताकि ना हमारे डिजिटल अरेस्ट जो हैं वो टैकल हो पाएँ। तो सबसे पहले इसमें चीज़ है हमारे पास I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इसको सेटअप करा गया है, ताकि जो भी ऑल टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स हैं कंट्री में उसको आप डील कर पाओ। अब जो साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर्स है ना, इसको I4C ने ही डील करा है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं बैंक्स के, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, ये एक साथ बेसिकली टैकल कर पाए साइबर क्राइम्स को, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। सेकंड होता है डेवलप करना ऐसा सिस्टम जिसमें आइडेंटिफाई कर पाओ, ब्लॉक कर पाओ आप इनकमिंग इंटरनेशनल स्पूफ्ड जो कॉल्स होते हैं जो इंडियन मोबाइल नंबर्स पर डिस्प्ले करते हैं उनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, डिवाइस, उन्होंने कई सारे मैकेनिज्म्स किए हैं ताकि कोई भी जो फेक डिजिटल एसेट्स हैं उनको अरेस्ट को हम रोक सकें। ऐसे ही ना भारत ने समन्वय प्लेटफॉर्म बनाया, जॉइंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस बनाया है, ताकि कोई भी इंटरस्टेट लिंकेज हो क्राइम्स की है ना, उसको डील करने के लिए। फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसमें I4C को बेसिकली इन्होंने लॉन्च करने को बोला, ताकि कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट करना हो साइबर क्राइम रिलेटेड तो वो हो पाए। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय CERT इन, तो ना कॉलर को आइडेंटिफाई करना, कोई ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवॉइड करना शेयर करने से, कोई रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल ना कर पाना डिवाइस पे, या क्लिक करना लिंक्स पे ऐसे। तो इसीलिए वो कहा जाता है, देखो बार बार आपको RBI भी गाइडलाइंस देता है, आपने रेडियो स्टेशन सुने उसमें बार बार सूचना दी जा रही है, टीवी पे बार बार सूचना दी जाती है, कौन बनेगा करोड़पति, अगर आपने KBC के प्रोग्राम्स कभी देखे हो वहाँ पर बार बार अमिताभ बच्चन इस बात को हाईलाइट करते हैं कि आपको बिल्कुल भी गलती से अपने पासवर्ड कभी नहीं शेयर करने हैं। कोई भी आपके फ़ोन में ऐसा कोई लिंक आ गया उस पर बिना, आप अगर किसी नोन का लिंक आया तो खोलो ज़रूर, अननोन का किसी का लिंक आ रहा है कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह का लिंक खोलने की, आपको कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। तो इस सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है अगर हम चाहते हैं डिजिटल अरेस्ट से बचना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है असेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के बारे में पढ़ते हैं। देखो इंडिया ने ना क्या करा, इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ना, तो स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ARNI ऐप को बनाया। इससे क्या होता है, इंडिया ना बेसिकली चाहता है, ARIN जो AP है डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चाहता है इंडिया उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना। तो हमारा बेसिकली ये कि इकोनॉमिक क्राइम्स को हमें रोकना है। तो इंडिया ने ना एज्यूम करी है प्रेसिडेंसी ऑफ नेटवर्क और एनुअल जनरल मीटिंग 2026 की एज्यूम करी है। अब ये है क्या, पूरा समझते हैं इसके बारे में। ये ना एक प्रोमिनेंट मल्टी एजेंसी नेटवर्क है, जिसमें ना हम चाहते हैं कि कोई भी अगर टैकल करना हो प्रोसीड ऑफ क्राइम एशिया पैसिफिक में, और इवन ना इंडिया इज़ अ ग्लोबल मेंबर, बेसिकली ग्लोबल कैरेंट नेटवर्क का पार्ट है। इनफॉर्मल नेटवर्क है लॉ इन्फोर्समेंट का, जुडिशल प्रैक्टिशनर्स का। तो इसमें कोई भी इसे एसेट को ट्रेस करना हो, फ्रीज करना हो, तो ये सब 28 मेंबर होते हैं बेसिकली इसमें इंक्लूडिंग इंडिया, और इसके अलावा 9 ऑब्जर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है किस तरह की एजेंसीज जो है वो तैयार की जा रही है। इसके बाद ना इंडिया जो है ना 4th न्यूक्लियर सबमरीन बन चुका है। ध्यान रखना इंडिया के पास 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, S4 स्टार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें इंडिया में 2 SSBN है, जैसे आपको पता है INS अरिहंत और INS अरिघाट जो है वो इस तरह से बनाई गई है। जो S4 आई यानी जो हमारे पास 4th सबमरीन आई है उसका नाम है अरिधमन। ठीक है, ये अंडरगोइंग अभी सी ट्रायल्स में भी चल रहा है इसका। 75% इसमें ना हमने भारत का ही सामान लेके रॉ मटेरियल डाल के इंडिजिनस कंटेंट डाला है, और कुछ इसमें हमने K4 बैलिस्टिक मिसाइल डाले हैं, जिसकी रेंज होगी 3500 किलोमीटर्स की। पोटेंट है, हाईली स्पेशलाइज मिलिट्री एसेट है, क्रूशियल कंपोनेंट है,
और दे आर ऑपरेटेड बाय ओनली बाय फ्यू कंट्रीज, जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया है, ये लोग जो है बेसिकली ऑपरेट करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इंडिया का ना फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। ये क्या है, 1500 किलोमीटर का इसका रेंज है। जैसे ओनली रशिया, यूएस और चाइना जो है इस टेक्नोलॉजी को अर्लियर यूज़ करते थे, अभी हम भी यूज़ करेंगे। अब ये देखो, आपको सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए कि 1958 में आई, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में ही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करती है, डिफेंस के अंदर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है बेसिकली ये। तो हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज ध्यान रखना 1500 किलोमीटर होती है। इसको टेस्ट के दौरान इनका कई बातों का पता चलता है, जैसे एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ना, हाइपरसोनिक कुछ स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए डाला हुआ है कि बहुत ही स्टेबल है ये जो मिसाइल है। दूसरा ये ना स्क्रैमजेट प्रोपल्जन के लिए यूज़ की जाएगी। एयर के ब्रीदिंग जो जेट इंजन होते हैं ना, उसमें व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को आगे करने के लिए किया जा रहा है। इसमें थर्मो स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन है, फिर सेपरेशन मैकेनिज्म इसमें यूज़ की जा रही है। तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ना, इसमें बेसिकली क्या करा जा रहा है, स्पीड ऑफ एटलीस्ट मैक 5 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इसमें यूज़ की जा रही है। मैक 1 समझ रहे हो, ध्यान रखना। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, ध्यान रखना, जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम ना किसी यूनिट से निकालते हैं, मैक 1 से याद करते हैं। मैक 1 का मतलब, जैसे मैक 1 का मतलब होता है कि भाई 1 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। जैसे मैक 5 का मतलब 5 टाइम साउंड की, इतना ज़्यादा साउंड है। तो मैक 1 और मैक 5 के बीच में इसकी जो मिसाइल है, इसका सुपरसोनिक और ऐसा रहेगा। और हाइपरसोनिक जो वेपन्स होते हैं उसमें तो मिडवे होता है, मतलब सिर्फ हाई स्पीड से लेके लो स्पीड ऐसा कुछ रखा जाता है। अदर मिसाइल सिस्टम भी इंडिया में है, जैसे आकाश है तो वो एयर मिसाइल, सरफेस टू आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है वो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ऐसे ही हमने एडवांस स्टेज की भी लगाई हुई, नाग है, अस्त्र है, अग्नि है। इस तरह की हम जो है ना मिसाइल सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा करी गई है, सबसे पहली बात ध्यान रखना। और ना ये डिज़ाइन की गई है सक्सेसर ऑफ निर्भय क्रूज मिसाइल के सक्सेसर है। रेंज इसकी 1000 किलोमीटर है और इसमें मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ना एक लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है, लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक है ये बेसिकली, और अपने स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को फुटप्रिंट करने के लिए किया जाता है वेरियस एल्टीट्यूड्स के साथ। तो ध्यान रखना, ये सारी की सारी नए नए जो मिसाइल्स आए हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं, भूलने नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपका आता है पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम। ये ना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसमें ना एमओयू हुआ है विद रशिया के रोजोबोर्नो एक्सपोर्ट फॉर कोऑपरेशन ऑन पैंटसिर वेरिएंट्स। ये बेसिकली ना सिस्टम है, मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें मिसाइल और गन दोनों रखा गया है। तो एयर डिफेंस है, इसमें स्मॉल मिलिट्री, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करा गया। और फिक्स एंड रोटरी ये विंग्ड एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल है। जर्मनी में भी डिप्लॉय किया गया था। जर्मनी विल डिप्लॉय इसराइल का जो एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है ना, तो जर्मनी भी इसको करेगी, यानी जर्मनी भी इस तरफ जाने वाली है 2025 तक, वो भी लेकर आएंगे। जैसे हमने रशिया से साइन करा है, जर्मनी वाले इसराइल के साथ कर रहे हैं। अब कुछ एक्सरसाइज हुई हैं, अंतरिक्ष अभ्यास। देखो इस बार एक्सरसाइज में मैं बच्चों को कहती थी और यूपीबीसी वालों ने क्वेश्चन भी दे दिया, और देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है। इट जस्ट नॉट द एक्सरसाइज कि आपको कंट्री रिकॉग्नाइज करनी है, दे आर आस्क्ड अबाउट डेट्स। डेट्स बताओ जी, मिलन कब हुआ है, ऐसे करके पूछा है। तो इंडिया का पहला स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज है, सबसे पहले ध्यान रखना, पहली बार होने जा रहा है अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है, दिल्ली में किया गया था ये। अच्छा, इसमें क्या करा जा रहा है, इसमें करा ये जा रहा है कि ना हमने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को सिक्योर कर पा रहे, इंडिया ना स्पेस कैपेबिलिटी में बढ़ जाए, हमें स्पेस में आगे बढ़ना है। तो उसके लिए चाहे हम स्पेस सेल बना रहे हो, चाहे डिफेंस स्पेस एजेंसी द्वारा क्रिएट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा, स्पेस डिफेंस पता है क्या होता है, इसमें सिर्फ स्पेस डिफेंस का मतलब है आपको ना पोटेंशियल जो भी थ्रेट हैं स्पेस एसेट के, काइनेटिक हैं, डायरेक्ट एनर्जी के, इनको हम प्रिवेंट करें, ये काम हम कर रहे हैं इसमें। अब स्पेस डिफेंस की ज़रूरत क्यों है, हमें ये समझना है। अब पता है इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि चाहे मिलिट्री है, नॉन मिलिट्री थ्रेट्स हों। नॉन मिलिट्री थ्रेट्स क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड और नेचुरल है, यानी स्पेस डेब्रिस को हमें दूर करना है, हमें रेडिएशन से, क्योंकि देखो रेडिएशन भी पड़ेगी तो उससे हमारा सेटेलाइट सिस्टम फेल हो सकता है, तो हमें उससे भी बचना है। मिलिट्री अटैक्स तो है ही, लाइक चुनौती है ही, वो तो कंट्रोल चुनौती हो गई, साइबर अटैक्स हैं, एंटी सैटेलाइट्स हैं, ये अनकंट्रोल्ड चुनौती है। नॉन मिलिट्री स्पेस डेब्रिस का बढ़ना, रेडिएशन, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, बहुत ही नेचुरल है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ कंट्रोल हो सकता है, साइबर अटैक है, कोई एंटी सैटेलाइट वेपन लगा के, या कुछ प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस कुछ ऐसे हैं, तो हम बच सकते हैं उससे।
तो इससे फ़ायदे पता है क्या होता है, देखो स्पेस डिफेंस अगर हम बचा लेते हैं तो हमें ना हाई रेजोल्यूशन कैमरा, रडार, ये सबसे ना बहुत बॉर्डर सिक्योरिटी भी रहेगी हमारी। बट भारत में ना स्पेस डिफेंस को बहुत ज़्यादा चैलेंज भी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है नहीं, डिफेंस की हमारे पास कोई नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है, फंक्शनल साइलोज नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है, देखो आप समझो इस बात को कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि आपको ना आप चाहिए एक स्पेस पे कैसे काम करना है। तो उसके लिए ना आप न्यू रिमोट सेंसिंग पॉलिसी बनाओ, न्यू सेटकम पॉलिसी बनाओ, और डिफेंस प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे यूज़ करना है, एक्सप्लोर कैसे करना है, बेटर प्लान कैसे हो सकते हैं। तो आईसीआरओ, डीआरडीओ बैठ के क्यों नहीं कर सकते, डीएसआरओ है, डीएसए है, इनके साथ मिल के काम करो आप। फिर ना न्यूज़ में जो भी एक्सरसाइज रही है उसके बारे में फटाफट से देखते हैं। देखो महासागर हुई, प्लीज़ गाइस डेट वेट बड़ा नोटिस कर लेना और अकॉर्डिंगली करना। देखो महासागर का जो थर्ड एडिशन है ना, ऑल हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन हुआ था। महासागर का फुल फॉर्म होता है मैरिटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किया गया था 2023 में, और बाई एनुअल इनिशिएटिव है ये, हाई लेवल इंटरेक्शन करना, कोऑपरेशन करना। इसके लिए इसमें क्या करा जाता है, नए नेवल लीडर्स को, मैरिटाइम ऑफिशियल जो बांग्लादेश, कोमोरस, केनिया वगैरह से हैं, उनके साथ ही करा गया है। गरुण शक्ति क्या है, इसमें ना इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड बाय, जैसे फॉर शिजानतंग है, जकार्ता इंडोनेशिया है, वो ये काम कर पाए, इसलिए गरुण शक्ति जो है आपको पता चल गया इंडिया और इंडोनेशिया की है। विनबैक्स जो है वो आपकी वियतनाम इंडिया का बायलिटरल आर्मी एक्सरसाइज है, अम्बाला हरियाणा में किया गया है। तो ना यार देख लो, थोड़ा सा जगह भी देख लिया करो कहाँ पर हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अब पूछा जा रहा है आपसे। तो क्योंकि अब फिर सिम्बेक्स है, तो सिम्बेक्स ध्यान रखना सिंगापुर और इंडिया का है ये, और ये रिसेंटली 31 इसका एडिशन किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सारेक्स जो है वो नेशनल आपका मैरिटाइम रिसर्च जो रेस्क्यू सिस्टम है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, कोची में किया गया है। पूर्वी प्रहार है, तो ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी द्वारा की जाती है। इसमें ना हम चाहते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और आर्मी जो है ना, या एयरफोर्स जो है, वो इफेक्टिव तरीके से काम करे। इसके लिए कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग माउंटेनस टेरेन है, तो वहाँ जॉइंटली ऑपरेशंस कैसे चलाना है, तो मिल के हम कर में, तो इसलिए वो कह रहे हैं पूर्वी प्रहार। ठीक है, फिर एक ऐसे ऑस्ट्रिया हिंद, समझ में आ रहा है नाम से कि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल की जाती है, इस साल पुणे में की गई थी। संयुक्त विमोचन 2024 में ना इंडिया का ये है कि जॉइंट आपका ना ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है ये। तो 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्री जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इंडियन ओशन रीजन है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है। एक सी विजिल 2024 है, इसमें 4th एडिशन किया गया है, पैन इंडिया ना, इसमें कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज की जाएगी इंडियन नेवी द्वारा। अब हमारा ना लास्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन सागर मंथन। जो नारकोटिक्स का कंट्रोल ब्यूरो है ना, उसने ना 700 किलोग्राम करके मिथाम्फेटामाइन को जो है ना सीज करा गया है, पकड़ा गया है। अब मिथामाइन जो ये आपका है ना, मिथाम्फेटामाइन, ये पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाश पीट देता है, नाश। समझ रहे हो आप, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें सहारा दे रहे हैं। तो ये ना बेसिकली देखा जा रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, आपको पता है ना इंडिया में इतना, हम मतलब नशा तो यार मतलब समझ नहीं आता मुझे लोगों को, लोग इतना नशे में क्यों चूर रहना चाहते हैं। मतलब ऐसा भी क्या स्ट्रेस हो गया है लाइफ में यार, 2 रोटी खाओ, लाइफ में थोड़ा एंजॉय करो, अपना मस्त रहो जीवन में, जितना मिल रहा है उतना से खुश नहीं रहते लोग ना वही रीलें देख के लग्जरियस होम चाहिए, हमें हर चीज़ लग्जरी चाहिए, और पता नहीं समझ नहीं आता मुझे तो यार। मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों ने तो मतलब वो बेचारे काम कर रहे हैं लगातार कि मैरीटाइम रूट्स पे कहीं ड्रग्स ना चले जाएं, नेशनल सिक्योरिटी पे कहीं खतरा ना आ जाए। और देखो अल्टीमेटली 2047 तक हम 100 साल के हो जाए ना भारत, हम चाहते हैं नशा मुक्त भारत, तो इसीलिए ऑपरेशन सागर मंथन करा जा रहा है। तो ध्यान रखना, तो ये ऑपरेशन है सागर मंथन, इट इज़ रिलेटेड टू दैट कि नशा मुक्त भारत बने हम, और नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ही करा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेथाम्फेटामाइन जो है एक तरह से हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग होता है, ये बहुत खतरनाक, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत नाश पीट देता है। तो गाइस सिक्योरिटी के लिए इतना ही। यू विल गेट द एमसीक्यू वाली पीडीएफ हाईलाइटेड इन दी टेलीग्राम लिंक, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की जानकारी हो, हाईलाइटेड पीडीएफ्स हो, यू विल गेट देयर इन द टेलीग्राम लिंक। ठीक है, तो चलो जी आज के लिए इतना ही। इन्वायरमेंट के लिए हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।